गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हम लोग का ग्रुप 15 एलिमेंट्स चल रहा है ना। तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आज जो पढ़ेंगे वो हम लोग डाई नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो डाई नाइट्रोजन के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, जैसे कि डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन, डाई नाइट्रोजन का फिजिकल प्रॉपर्टीज, डाई नाइट्रोजन का केमिकल प्रॉपर्टीज और डाई नाइट्रोजन का यूजेस, है ना। फिर आगे मिले टाइम तो हम लोग एमोनिया के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी डाई नाइट्रोजन के बारे में शुरू करते हैं। सो डाई नाइट्रोजन है क्या एक्चुअली। अगर डाई नाइट्रोजन के बारे में हम लोग यहाँ थोड़ा सा प्रिपरेशन देख लेते हैं। चलो पहले प्रिपरेशन को हम लोग कवर करते हैं, है ना। सो हम लोग का यहाँ पर डाई नाइट्रोजन का प्रिपरेशन देख लेते हैं। सो प्रिपरेशन, अब देखो डाई नाइट्रोजन जो है वो एयर में कितने परसेंट है। एयर में अगर एटमॉस्फेयर की बात करता हूं तो एयर में है कितना है, अबाउट 78% है बाय वॉल्यूम। 78% एयर में है कौन, डाई नाइट्रोजन। अब अगर मैं इसको क्या करूंगा, इस एयर को, अब एयर में तो सिर्फ ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन ही है, उसके साथ और बहुत सारा गैस होते हैं, यानी एक मिक्सचर है। तो अब इस एयर मिक्सचर से हम अगर बात करता हूं, देखो मैं अगर इस एयर को पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं अगर अगर हमको इसको अगर इस पूरे एयर मिक्सचर से यानी एटमोस्फेयर से यानी एयर से अगर मुझे नाइट्रोजन को अलग करना है तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इस नाइट्रोजन को हम लोग एयर को पूरा एयर को क्या करेंगे, कंडेंस कर देंगे यानी लिक्विफिकेशन करें ना, लिक्विफेक्शन करेंगे। लिक्विफेक्शन के बाद ये लिक्विफेक्शन में ये क्या होगा ना, ये एयर जो है लिक्विड एयर में बदल जाएगा, लिक्विड एयर में बदल जाएगा, जहां पर मेनली क्या होगा, नाइट्रोजन होंगे और ऑक्सीजन होंगे। मेन है ना, क्योंकि ये लगभग 80% और ये लगभग 20% है, और थोड़ा बहुत CO2 वाटर वेपर ये सब रहते हैं। तो ये हमको लिक्विड फॉर्म में मिल गया, पहले लिक्विड में बना ली। अब क्या करते हैं, हम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जैसे कि इस तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। ऐसे तुम्हारा कुछ ऐसा रहेगा, है ना, ऐसे कुछ है कंटेनर में। अब जहां पर हमने इस लिक्विड एयर को ले ली, लिक्विड एयर बोले तो यहाँ पर कौन कौन है, लिक्विड एयर मिक्सचर मतलब नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, दोनों लिक्विड फॉर्म में है। अब इसको अगर मैं बात करता हूँ, ऐसे ही जाते हैं, ये कंडेंसर लगाता है वगैरह वगैरह बहुत सारा है ना, ये सब हम उतना नहीं जा रहा हूँ। इस तरह से कंडेंसर लगा रहेगा, फिर यहाँ पर मान लो एक मैंने बिकार को रख दिया और यहाँ पर पूरा वाटर कंडेंसर ऐसे रहेगा, जहां से एक तरफ से वाटर इन होगा, एक तरफ से वाटर इन होगा और एक तरफ से वाटर आउट होगा ठंडा करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर तुम्हारा थर्मोमीटर वगैरह सब कुछ यहाँ लगा हुआ रहेगा, है ना। इस तरह का कुछ ऐसे रहेंगे सिस्टम, ऐसे एक राफली मैंने बताया, ठीक है। इस तरह का तुम्हारा एक सिस्टम रहेगा जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। ओके, इस तरह से एक सिस्टम होता है, बड़ी अच्छे से देखोगे। जो अभी जुड़ा है, पहले नहीं जुड़ा था, मैं फिर से बता रहा हूं कि हम लोग पढ़ रहे हैं डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन का प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा यानी बल्क अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में जो नाइट्रोजन को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, वो कहां से, न एयर से। एयर का क्या करते हैं, एयर में हमारा 78% बाय वॉल्यूम रहता है नाइट्रोजन, है ना। ये नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं। अब क्या है कि उसको, उस एयर को मैंने क्या किया, पहले लिक्विड में बदल दिया, यानी लिक्विफेक्शन करने के बाद, लिक्विफेक्शन से ये क्या होगा, लिक्विड एयर बन गया। लिक्विड एयर में वहां पर बहुत सारा गैसेस हो सकते हैं, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होंगे, है ना। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस के बाद यहाँ नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो मुझे मिला,
मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन रहता है। अब मैंने क्या कर रहा हूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मैंने इसमें ले लिया लिक्विड फॉर्म में। अब इसको मैं हीट करूंगा ना, तो यहां मैं हीट करूंगा, जैसे हीट करूंगा यहां पर मैं हीट कर रहा हूं, तो यहां पर क्या था, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मेनली है। अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 72 केल्विन के आसपास, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 90 केल्विन के आसपास। आ रही बात समझ में? तो जब मैं बॉयल करूंगा तो 72 जो है कम है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन पहले बॉयल कर जाएगा। अब जैसे बॉयल करके इस गैस वेपर बन जाएगा, इस वेपर इससे इस नल से जाएंगे, तो यहाँ पर कंडेंसर लगा हुआ है, तो ठंडा पानी इधर घुसेंगे तो इसको गैस को कंडेंस करके फिर से यहाँ पर जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में यहाँ पर आ जाएगा लिक्विड नाइट्रोजन। तो यहाँ लिक्विड नाइट्रोजन स्टोर होगा। तो पहले ही यहाँ पर दोनों का देखो, ऑक्सीजन का 90 और नाइट्रोजन का 72 बॉइलिंग पॉइंट है। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले ये बॉईल कर जाएगा, बॉईल करके ये इधर वेपर बन के यहाँ पर मुझे कलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर थर्मोमीटर लगा देंगे ताकि इसका टेम्परेचर 72 से ज्यादा ना हो। उसमें फिक्स करके उस इसको पूरा बॉयल करके पूरा, जब यहाँ गैस खत्म हो जाएगा निकालना लिक्विड फॉर्म में, तब हम आगे ही। अब क्या हुआ कि नाइट्रोजन तो पूरा यहाँ से अलग होकर यहाँ स्टोर हो गया, यहाँ नाइट्रोजन आ गया, और ऑक्सीजन क्या होगा, यहीं पर आ रहेगा, ऑक्सीजन यहीं पर रह जाएंगे, और नाइट्रोजन यहाँ हुआ, तो ये नाइट्रोजन को हम लोग सेपरेट कर लिए। ये कौन सा मेथड हुआ, इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू से हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो मिक्सचर है, एयर मिक्सचर से मुझे नाइट्रोजन को मैंने सेपरेट कर लिया। नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसलिए पहले बॉइल करके अलग हो जाएगा, और ये नीचे ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन पड़ा हुआ रहेगा। तो ये एक मेथड ये हुआ है ना, सबसे पहले मेथड। ओके, अब नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं नाइट्रोजन बनाने का। अब कुछ कॉमर्शियल मेथड होते हैं, ये तो इंडस्ट्री में ऐसे बनाया जाता है ना, ये इंडस्ट्रियल मेथड हुआ, इंडस्ट्री में ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। अब कुछ कॉमर्शियल मेथड होते हैं, है ना, जो कॉमर्शियल मेथड में हो जाएगा तुम्हारा, जैसे कि कॉमर्शियल मेथड की बात करते हैं जहां पर स्मॉल अमाउंट में बनाया जाता है ना, जैसे कि हम हीट करेंगे, अगर अमोनियम क्लोराइड को, सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड के सोडियम नाइट्रेट के साथ, तो इसमें क्या होगा, अगर इस दोनों को मिक्सचर को, दोनों एक्वास सॉल्यूशन में है, इसका भी एक्वास सॉल्यूशन ले लिया और इसका भी मैंने एक्वास सॉल्यूशन ले लिया। अब थोड़ा सा सोचो तो क्या बन सकता है, यहां पर अमोनियम क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट से क्या बन सकता है, दोनों का एक्वास सॉल्यूशन है, बताओ। थोड़ा एकदम कुछ नहीं है, यहां पर जस्ट यहां देख लो, यहां पर क्या है, एक नाइट्रोजन, यहां एक नाइट्रोजन, तो एक तो N2 बन गया गैस फॉर्म में। ओके, अब बचा क्या मेरे, एक यहां Na, एक यहां Cl है, तो एक NaCl बन गया। ओके, ये भी एक्वास फॉर्म में रहेगा। और तीसरा क्या बन सकता है, अब बचा मेरे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा 2H2O, हो गया, ये लिक्विड फॉर्म में रहा। तो यहां पर मुझे डाइड नाइट्रोजन मिला। दिस इज द कॉमर्शियल मेथड, थोड़ा कम सम अमाउंट में लैब में बनाया जाता है। कहां पर, लैब में इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं नाइट्रोजन को इस मेथड से। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, सोडियम नाइट्राइड भी एक सॉल्ट है, दोनों का एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस मतलब दोनों को पानी में घोल दिए, दोनों को मिला दो, नाइट्रोजन गैस बनेगा, इसके साथ साथ NaCl भी बनेंगे और H2O भी बनेंगे, है ना। तो इजी है, मतलब एकदम रिएक्शन ये हुआ। और भी मेथड है, जैसे अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट मतलब NH4 होल 2 Cr2O7, है ना, ये डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। जैसे तुमने पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम सुना, K2Cr2O7, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट है ना। अब इसको जैसे मैं हीट करता हूं, ये सॉलिड है, जैसे मैंने इसको हीट करूंगा, ये क्या होगा, इसमें देखो मैं फटाफट बना रहा हूं, कैसे बनता है, यहां पर बनेगा तुम्हारा वही नाइट्रोजन गैस बनेगा, फिर बनेंगे तुम्हारा 4H2O बनेगा, और बनेगा
Cr2O3, ये सॉलिड है, आए तो लिक्विड है। अब देखो तुम्हें कैसे याद रखोगे सर रिएक्शन आपने कैसे कर दिया, तो मैं बता रहा हूं, एक टेक्निक बता रहा हूं। यहाँ पर जैसे एमोनियम का इस तरह का सॉल्ट होगा और उस सॉल्ट को जैसे हीट करेंगे तो सबसे पहला बात है तो पानी निकलेगा ही। देखो NH4 होल 2 तो कितना है, या 4 है या 2 है, तो कितना हाइड्रोजन हुआ, 4 × 2 मैंने 8 हाइड्रोजन, तो मैंने इसलिए 8 हाइड्रोजन है तो मैंने 8 हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में देखो 4 × 2 8 मैंने 4 मॉलिक्यूल वाटर निकाल दिया। तो पहले ही जितना हाइड्रोजन है उसका रिगार्डिंग उतना वाटर निकाल दो, निकल गया। अब देखो N2 हो गया, N अंदर है होल 2 तो N2 मैंने निकाल दिया। अब क्या है कि अब बचेगा, देखो जो यहाँ पर Cr2 तो यहाँ Cr2 है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है 7 में से यहाँ 4 ऑक्सीजन खत्म कर दिए तो बचा 3। तो ये एक मेथड हुआ, क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट से। ये क्या है, अमोनियम डाइक्रोमेट सॉल्ट है, हीट करेंगे अमोनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट ओके, ये सॉल्ट से बना। और कहां से बन सकता है, हाँ एक एजाइड से भी बन सकता है ना, एजाइड सॉल्ट, जैसे कि एजाइड सॉल्ट बोले तो जैसे मेटल एजाइड होते हैं ना, एजाइड से, फ्रॉम मेटल एजाइड, फ्रॉम मेटल एजाइड। तो फ्रॉम मेटल एजाइड क्या है, अगर इसकी बात करता हूं देखो ऐसे, जैसे यहां पर मैंने ले लिया बेरियम और एन एजाइड होता है N3, इसका वैलेंसी 1 होता है और बेरियम का वैलेंसी 2, तो ये हो गया बेरियम एजाइड। क्या हुआ, बेरियम का वैलेंसी 2, ये और N3 का जो ऐसे है एजाइड में N3 माइनस होता है और बेरियम +2, तो इसका 2 इधर गया, एजाइड को 1, तो ये बेरियम एजाइड है। इसको भी अगर ऐसे हीट करता हूं तो क्या होगा, इससे भी तुम्हारा नाइट्रोजन निकल जाएगा। सो मेटल एजाइड से बना सकता हूं, एमोनियम डाइक्रोमेट की हीट करके मैं नाइट्रोजन बना सकता हूं, और ये जो जैसे कि सॉल्ट का सॉल्यूशन को मैं भी ट्रीट करके नाइट्रोजन गैस बना सकता हूं। ये हो गया कॉमर्शियल मेथड, इस सब लैब में बनाया जा सकता है। और जो मैंने एयर से बनाया दैट इज द इंडस्ट्रियल मेथड। ओके, तो जल्दी जल्दी इसको उतार लो। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, है ना। अब यहां प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 3% कंप्लीट हुआ, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब भाई प्रॉपर्टीज में 2 प्रॉपर्टीज मिलता है ना, एक फिजिकल और केमिकल। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो सबसे पहले नाइट्रोजन में अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता इसका, तो फर्स्ट है क्या, ये कौन सा गैस है, इट इज कलरलेस, सॉरी एक मिनट, हेलो, हम एक मिनट আমি ফোন করছি, এক মিনিট, হ্যাঁ এক মিনিট পরে করছি। हाँ, so it is colorless, odorless, tasteless and non toxic। गैस है ना, इसमें कोई ऐसा हार्मफुल गैस नहीं है, नॉन टॉक्सिक है, तो इसमें कोई हार्मफुल की बात नहीं आता है। और इसका ना तो कलर है ना तो कोई गंध है, स्मेलहीन है, कोई इसका गंध भी ऑर्डर नहीं है और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता है। तो पहली बात हुई है। दूसरी बात है, ये क्या है ना, अगर इसके मैं बात करता हूं, इसका 2 स्टेबल आइसोटोप होते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप्स मिलते हैं, 2 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के क्या होता है, एक होता है N14 एंड N15, ऐसे 2
आइसोटोप मिलता है नाइट्रोजन का, N14 N15। ये क्या है, नाइट्रोजन का अगर पानी में डुबाएंगे तो ये ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते, सो इट इज वेरी लो solubility in वाटर। इसका solubility जो वाटर में है वो बहुत कम है, पानी में आसानी से उतना मिलते नहीं है। और क्या पॉइंट हो सकता है, और इसमें और क्या देखने को मिलता है हमको नाइट्रोजन के बारे में solubility का, हाँ, और it has very low freezing and boiling point। इसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होते हैं ना। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं वो है ना, ये तुम्हारा फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इसका जो नेचर होते हैं, इट इज इनर्ट, it is inert in it is inert at room temperature। ये रूम टेम्परेचर में जो होते हैं इनर्ट होते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर में अगर बात करता हूं तो इसका जो रिएक्टिविटी एकदम बहुत कम। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि इसका रिएक्टिविटी कम इसलिए होते हैं क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड है। अगर मैं 3 बॉन्ड को तोड़ने जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा, अराउंड लगभग 943 किलो जूल पर मोल। इतने एनर्जी देंगे तब जाके बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टू, इसलिए ये जो है आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इट इज नॉट एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब मैं इसको ज्यादा हीट करता हूं तब ये टूट जाता है, फिर ये रिएक्शन करते हैं। ओके, तो ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जल्दी इसको उतार लो। अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। ओके, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करता हूं तो केमिकल प्रॉपर्टीज में यहां सबसे पहले हम लोग आते हैं, ये इनर्ट तो पता चला। ओके, तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर केमिकल में देखते हैं तो ये जो है दोनों के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल के साथ। सो जब मेटल के साथ, विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है। देखो अगर मैं बात करता हूं, जैसे मैंने ले लिया कैल्शियम, अब मैंने नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो क्या बनेगा, सिंपली कैल्शियम नाइट्राइड, है ना, कैल्शियम नाइट्राइड। अब यहां पर CaN हुआ। अब देखो यहां पर एक समझ में जाए कि इसका हम लोग मतलब फॉर्मूला कैसे लिखेंगे कैल्शियम। साउंड नहीं आ रही है सर। सर साउंड नहीं आ रहा।
हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। अरे क्या बताइए आप लोगों को, ये जो बैटरी है ना 10-15 मिनट के बाद चार्ज खत्म हो जाता है माइक का। 1 मिनट बूबू। ओके, ये हुआ। तो कैल्शियम नाइट्राइड बना, जहां चल रहे थे। ये कैल्शियम नाइट्राइड है। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, रुको। अब दूसरा करने का सर साउंड फिर से नहीं आ रहा। आ रहे हैं आप, साउंड आ रहे हैं? हाँ सर। ठीक, ओके। अब देखो कैल्शियम नाइट्रेट हो, इसी तरह से मैं अगर नाइट्रोजन का रिएक्शन किसी और मेटल के साथ कर सकता हूं, उस तरह से भी ये नाइट्रेट बनेगा। सोडियम के साथ सोडियम नाइट्राइड, जैसे मैंने यहाँ सोडियम ले लिए और नाइट्रोजन ले लिए, तो क्या बनेगा? सोडियम नाइट्राइड। अब देखो ये Na3 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, नाइट्रोजन का होते हैं 2। मैंने बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस करोगे आसानी से कर लो, जब भी करो ना, यहाँ 3 लगा दो तो यहाँ N3 हो गया। नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 1 करो। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है ना, तो यहाँ 2 लगाओ पहले, तो कितना हुआ? 6 सोडियम, तो यहाँ 6 लगा दो। तो इस तरह बैलेंस कर लेना, तो है ना, ये सोडियम नाइट्राइड। तो ये नाइट्राइड बनाता है। जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइड में नाइट्रोजन का कितना होगा? N-3 होता है। नाइट्राइड में नाइट्रोजन का जो वैलेंस होता है वो -3 में। ये गया नाइट्राइड। मेटल के साथ रिएक्शन हो। अब नॉन मेटल के साथ देखो, विथ नॉन मेटल। तो नाइट्रोजन का जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, वो कैसे रिएक्शन करते हैं? देखो कि नॉन मेटल, जैसे कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाता है? अमोनिया। अब इसको बैलेंस करोगे तो 2, अब यहाँ 2 N होगा, N हुआ, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दो। ये दोनों गैस है, ये भी गैस है, ये जो बना है ये भी गैस है। ओके, अच्छा, ये नाइट्रोजन अमोनिया बना। अब यहाँ 700 केल्विन टेम्परेचर होते हैं, 200 से अभी बताएंगे 300 ATM प्रेशर होता है। ओके, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, आयरन का कैटलिस्ट, ये अभी बताएंगे। एमोनिया के जब पढ़ाएंगे ना, तो एमोनिया के बारे में यहाँ बताएंगे। ठीक है, अब हमारा ये हुआ। तो हमने नॉन मेटल के साथ भी देख लिए रिएक्शन, एमोनिया बना। और भी नॉन मेटल के साथ बन सकता है, जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हीट करता हूं तो यहाँ पर नाइट्रोजन अराउंड, तो ये बनाता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये बन जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ये गैस है ना, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। तो ये जो बना है, अब यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 हो, तो 2 हो। तो ये जो है तुम्हारा नॉन मेटल के साथ रिएक्शन है ना। कुछ नॉन मेटल के साथ देख लिए, मेटल के साथ देख लिए। अब हम लोग आते हैं इसका कुछ नाइट्रोजन का यूजेस, है ना, यूज के बारे में देखते हैं। अब देखो ये कहां कहां यूज होते हैं, है ना, ये कहां कहां यूज होते हैं, एक बार देख लेते हैं हम लोग फटाफट। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन को कहां कहां यूज करते हैं? पहले ये वाइडली यूज होता है ना। ये कहां यूज होता है? वाइडली, नंबर 1 पे वाइडली यूज्ड टू फॉर्म, widely used to form an inert atmosphere,
इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए यूज होता है। ये अब बताओगे कि सर ये जो ज्यादातर यूज होता है क्या भाई, इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाने के लिए। अब इनर्ट एटमॉस्फेयर क्या है कि ज्यादातर इंडस्ट्री में, जैसे आयरन इंडस्ट्री हुआ एग्जांपल के तौर पे, कैसे आयरन इंडस्ट्री जहां आयरन बनाया जाता है, या तो स्टील, इस सब इंडस्ट्री में, इस सब इंडस्ट्रीज में क्या होता है भाई, जब इस सब का प्रिपरेशन किया जाता है तो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर वहां रखा जाता है, जो किसी और चीजों से जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोकता है, तो इसीलिए ये इनर्ट एटमॉस्फेयर बनाते हैं। अब क्या होता है इसके अलावा हम लोग को प्रिवेंट करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। इट ऑल्सो prevent from harmful effects of ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के हार्मफुल इफेक्ट से भी ये बचाते हैं। तो ये सब के सब इनर्ट एटमॉस्फेयर के बारे में हुआ, है ना। अब दूसरा है, इसको जल्दी उतारो। दूसरा तुम्हारा है ये जो है प्रिजर्वेशन करते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ पैकेज फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल पैकेज करते हैं ना, जैसे कि तुम लोग जो चिप्स वगैरह खाते हो, चिप्स के पैकेट, जैसे लेज वगैरह हुआ, कुरकुरे हुआ, तो चिप्स वगैरह जो पैकेट होते हैं उसके अंदर जो पूरा देखते फूला हुआ है, एयर भरा हुआ, वो क्या है एक्चुअली वो नाइट्रोजन गैस है, जो क्या करता है फूड को प्रिजर्व करते हैं सड़ने से, खराब होने से, उसको प्रिजर्व, तो यानी प्रिजर्वेशन के हिसाब से ये काम करते हैं। ओके। और क्या होता है नाइट्रोजन का यूज, नाइट्रोजन को यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। It is also used as a fertilizer. As a fertilizer. फर्टिलाइजर के हिसाब से भी यूज करते हैं ना। एक नाम है नाइट्रोलिम। ये नाइट्रोलिम बहुत एग्जाम में आया है, व्हाट इज नाइट्रोलिम। तो नाइट्रोलिम क्या है मैं बताता हूं कि ये जो होते हैं, ये नाइट्रोलिम एक्चुअली मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साइनोमाइड प्लस ग्राफाइट, इसी का मिक्सचर को नाइट्रोलिम बोलते हैं। कैल्शियम साइनोएमाइड प्लस कार्बन, कैल्शियम साइनोएमाइड प्लस ग्राफाइट या कार्बन, इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये बनता कैसा है, कैल्शियम कार्बाइड के साथ नाइट्रोजन के रिएक्शन से, कैल्शियम कार्बाइड प्लस N2 दोनों को रिएक्शन करा दो, ये बन जाएगा कैल्शियम साइनामाइड एंड कार्बन, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। इस मिक्सचर को बोलते हैं नाइट्रोलिम। ये फर्टिलाइजर के हिसाब से यूज होते हैं। और कहां यूज होगा ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज होते हैं तुम्हारा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी रेफ्रिजरेंट के हिसाब से, एज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के हिसाब से भी यूज होता है ना, रेफ्रिजरेंट के हिसाब से यूज होता है। और कहां यूज होता है, ये होता है तुम्हारा सर्जरी में भी यूज होता है। सर्जरी के केस में जैसे प्लास्टिक सर्जरी होता है ना, तो सर्जरी जब करते हैं तो वो सर्जरी कौन सा सर्जरी है तुम्हारा, क्रायो सर्जरी में। तो क्रायो सर्जरी में होते हैं।
क्रायो सर्जरी में भी यूज करते हैं। तो नाइट्रोजन का ये सब सारी के सारी जो है हम लोग यूज देख लिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज को बड़ी ध्यान से पढ़ना। ये वाला यूज तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। व्हाट इज नाइट्रोलिम? नाइट्रोलिम किसको बोलते हैं? और चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सा गैस रखा जाता है? तो दैट इज नाइट्रोजन। क्यों रखा जाता है? वो प्रिवेंट करता है किससे? ऑक्सीजन से, ताकि वो ना सड़ जाए। ओके, अब नाइट्रोजन का कंप्लीट हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे एमोनिया के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। चलो अब हम लोग एमोनिया के बारे में पढ़ते हैं। चौक खत्म हो गया क्या? है चौक? दीजिएगा तो कुछ। सो एमोनिया के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? वही प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ एमोनिया वही होता है। यहां भी कॉमर्शियल मेथड होता है कुछ, और कुछ आपको मिलेगा इंडस्ट्रियल मेथड, है ना। तो जो बहुत कम अमाउंट में नाइट्रोजन जहां प्रिपरेशन होता है, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं कि भाई ये जो सॉइल होते हैं, मिट्टी होते हैं, एटमोस्फियर होते हैं, उसमें भी हम लोग नाइट्रोजन रहता है। तो वो नाइट्रोजन जो है वो एक नाइट्रेट फॉर्म में भी रह सकता है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं उसके फॉर्म में रहता है ज्यादातर। तो उस सब को हम लोग डिकम्पोज करते हैं, तो उससे नाइट्रोजन मिलता है। तो डिकम्पोज, है ना। अच्छा, हाँ चलो, डिकम्पोज ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। कंपाउंड बोल सकते हैं या मैटर है। यहां से इसको अगर डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज ऑफ नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक मैटर, तो वहां से हमको क्या मिलता है? अमोनिया। जैसे कि यूरिया हम लोग जानते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। यूरिया का नाम सुने हैं। नाइट्रोजनस मतलब जिसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन हो। तो NH2CO NH2 होता है यूरिया का फॉर्मूला, है ना। ये यूरिया है। तो यूरिया को हम लोग क्या करते हैं, इसका जब डिकम्पोज होते हैं, भाई यूरिया वाटर के साथ रिएक्ट किया, अब बनता है NH4 CO3, है ना। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। तो यूरिया से अमोनियम कार्बोनेट बना। देखोगे बैलेंस वगैरह अगर कुछ है तो देख लोगे कि कितना हाइड्रोजन है। 2 2 4 4 5 6 6, तो यानी 2H2 होगा, इसलिए बोलते बैलेंस है। अमोनियम कार्बोनेट है। फिर इसको अगर हम लोग डिकम्पोज करते हैं फर्दर हीट करके, तो इससे हम लोग को जो है डिकम्पोज, देखो यहाँ पर हीट के थ्रू से होता है, कुछ बैक्टीरिया के थ्रू से भी डिकम्पोज होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो ये अमोनिया कार्बोनेट फिर ये टूट के क्या बनाता है? टूट के तुम्हारा बनाएगा, एक तो बना देगा NH3, फिर बनाएगा वाटर, फिर बनाएगा CO। अब बैलेंस कर लो, इसको अगर देखोगे तो बैलेंस कर लोगे, आराम से हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर NH3 NH यहाँ देखो 2 है, तो यानी जरूर यहाँ पर 2 लगा दो। 2 हमने, अब देखो वाटर यहाँ कितना हाइड्रोजन है? यहाँ तो 6 हाइड्रोजन खत्म हो गया, लेकिन 8 हाइड्रोजन है। यहाँ 2 है, हाँ, तो यहाँ H2 हो गया, तब हो गया बैलेंस, है ना। तो बैलेंस हो गया। तो ये अब यहां से देखो हमारे एमोनिया मिल गया। गुड। अब ऐसे एक मेथड ही स्मॉल अमाउंट में बनता है, और भी कहाँ एक मेथड है जिससे स्मॉल अमाउंट में बन सकता है अमोनिया। इसको जल्दी उतारो, जल्दी उतारो इसको।
उतर गया, ठीक। अब होता है दूसरा एक मेथड है इसका, जो फर्स्ट वाला गया, दूसरा एक मेथड है कि रिएक्शन ऑफ अमोनियम सॉल्ट विथ बेस। तो इस अगर करेंगे ऐसे तो उससे भी हमको एमोनिया मिलेगा। रिएक्शन ऑफ एमोनियम सॉल्ट विथ बेस, बेस के साथ अगर करते हैं, जैसे एमोनियम सॉल्ट है क्या, एमोनियम क्लोराइड, ये क्या है, अमोनियम सॉल्ट है। अब इसको मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, फिर मैंने क्या लिया, मैंने बोले बेस, बेस जैसे मैंने ले लिया तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस है। इसके साथ जैसे ये भी एक्वस फॉर्म में रहता है पानी में। अब इसको जैसे रिएक्ट करते हैं तो ये होता क्या है, यहां पर वही कि यहां पर पहले तो तुम्हारा एमोनिया गैस बनेगा, NH3 बनेगा। अब एक कैल्शियम है, हम लोग एक क्लोरीन है तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। कैल्शियम क्लोराइड, जब यहाँ दो क्लोरीन आ गया तो दो, यहाँ तो एक क्लोरीन है तो जरूर यहाँ दो लगेगा, जब यहाँ दो लग गया तो यहाँ भी दो लगेगा। और क्या है बचा, जब हाइड्रोक्साइड है तो जरूर यहाँ पर वाटर भी बनेगा। अब बैलेंस करना है, देख लोगे कितना है तो उस हिसाब से वाटर लिख दोगे। तो ये सॉल्ट से बन सकता है, और भी बन सकता है, जैसे अमोनियम सल्फेट, ये अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट। इसके साथ जैसे हाइड्रोक्साइड, तो मैंने यहाँ ले लिया NaOH, ये भी एक बेस है, तो इसके रिएक्शन कराएंगे तो ये फिर वही बात है कि भाई यहाँ कितना है, देखो N2 हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग जरूर 2NH3 करेंगे, दो अमोनिया हो गैस हो गया, SO4 है और सोडियम है तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4। जब दो Na आ गया यहाँ तो जरूर यहाँ पर 2 लगाना होगा और साथ साथ तो वाटर बनेगा ही। अब वाटर का बैलेंस में नहीं करो पूरी तरह से, अगर देख लोगे हो सकता है 2 लगाना हो या 1। तो दिस आर द मेथड्स, है ना, दिस आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ओके, चलो ये हो गया मेथड हुआ। अब हम लोग मेथड हुआ, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज। हाँ, और एक जो है प्रिपरेशन के जो मेन मेथड में बताना ही भूल गया, वो है जो इंडस्ट्रियल मेथड, कॉमर्शियल मेथड, जो लार्ज स्केल में बनाया जाता है अमोनिया को, सबसे ज्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। वो क्या है, एक मेथड है जो इंडस्ट्रियल मेथड है। उस मेथड से हम लोग नाइट्रोजन को बनाते हैं, दैट इज नाइट्रोजन, अभी जो बता रहे थे, प्लस हाइड्रोजन, तो बनाया क्या, ऐसे छोड़ दो इसको, 100 रखो, कोई दिक्कत नहीं, 2NH3 बन जाता है। ये जो रिएक्शन है इसमें कितना बोले हम, 700 केल्विन टेम्परेचर लगता है, और यह 200 से 300 लगभग ATM प्रेशर लगता है, और यहाँ पर कैटलिस्ट लगता है जैसे कि आयरन का कैटलिस्ट, तो Fe2O3 ये कैटलिस्ट लगता है। और यहाँ पर इस कैटलिस्ट जो है वो होता है एल्यूमिना, Al2O3 प्लस K2O, ये सब को यूज करते हैं, इसको बोलते हैं को कैटलिस्ट, व प्रोमोटर भी बोलते हैं, को कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, प्रोमोटर भी बोल सकते हैं। ये जो है इस कैटलिस्ट का एक्टिविटी को बढ़ाता है, और ये क्या करता है, इस रिएक्शन का एक्टिविटी को बढ़ाता है। सो ये कैटलिस्ट हुआ इस रिएक्शन को तेज करने के लिए, फिर इसका रिएक्टिविटी को तेज करने के इसको ऐड करते हैं, दैट इज को कैटलिस्ट और प्रोमोटर। तो ये अमोनिया बनता है। इस रिएक्शन में अगर मैं बोलता हूं जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है डेल्टा FH0, वो इज इक्वल टू होता है -46 के आसपास, इतने किलो जूल पर मोल।
ये हो गया तुम्हारा हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी इस रिएक्शन में इतना हीट जो है रिलीज होता है, इतना हीट क्या होता है, रिलीज होते हैं, यानी हीट प्रोड्यूस्ड होते हैं, हीट प्रोड्यूस्ड होते हैं, यानी ये रिएक्शन जब चलता है तो यहां पर हीट बनता है। आ रही बात समझ में? इसी को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, है ना। अब देखो अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकता है। ये हुआ तो एक हम लोग प्रिंसिपल पढ़े थे 11 में, अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर प्रिंसिपल, ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ना, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। इनके इनके जो प्रिंसिपल है उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या होता है, हम इसको बता रहा हूं, बड़ी अच्छे से समझो। पहली बात है, मैं कुछ कंडीशंस एग्जाम में आता है बहुत। पहली बात है इसमें देखो, नंबर 1, नाइट्रोजन यहां कितना है 1 मोल, यहां कितना है 3 मोल हाइड्रोजन, तो टोटल रिएक्टेंट कितना हुआ 4 मोल, 1 + 3 मोल। अब प्रोडक्ट कितना मोल हो रहा है 2 मोल। अब बताओ ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में है, यहां तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। यानी इस केस में अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा बोलो, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो प्रोडक्ट अमोनिया का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो अमोनिया इंक्रीज करेगा, है ना। ओके समझ में आया बात? क्योंकि यह नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इधर जो है जो नंबर ऑफ मोल्स कम होगा और गैसियस फॉर्म में है तो नंबर ऑफ मोल्स कम है तो इधर प्रेशर कम होगा। इसीलिए यहां देखो 200 से लेके 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर चाहिए। हमारा प्रेशर कितना है यहाँ पर 1 atm है। अब सोचो यहाँ कितना लग रहा है 200 से 300 के अराउंड atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा, तब जाके अमोनिया का प्रोडक्शन अच्छा होता है। यानी हाई प्रेशर में ये रिएक्शन फिजिबल होता है, ये रिएक्शन आगे की ओर होता है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, इस है ना। तो जितना प्रेशर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी रिएक्शन का फिजिबिलिटी बढ़ेंगे। ये नंबर 1 हुआ। नंबर 2 क्या देखने को मिल रहा है, इस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है, सामने तरफ हीट बन रहा है। तो अगर मैं और ज्यादा हीट करूंगा तो आगे रिएक्शन नहीं होगा, यानी अमोनिया का प्रोडक्शन। देखो इधर हीट बन रहा है तो मैं अगर और हीट करूं इसमें तो इसका प्रोडक्शन, इधर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इधर हीट कम होता है प्रोड्यूस नहीं होता तो क्या होता भाई, मैंने हीट देने से रिएक्शन इधर होता, जबकि यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको यहाँ पर इस केस में कम टेम्परेचर यानी ज्यादा हीट देने से अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रोडक्शन क्या होगा, NH3 का प्रोडक्शन घटेगा। इसीलिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर 700 केल्विन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसमें अमोनिया का प्रोडक्शन अच्छा होता है। ये बात समझ में आया? और क्या आता है यहां से, इस कैटलिस्ट को अगर यूज करेंगे Fe2O3 तो इस रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कैटलिस्ट यूज करने से इस रिएक्शन में प्रोडक्शन बढ़ता है या घटता है, तो बढ़ता है। अगर को कैटलिस्ट यूज करेंगे तो और बढ़ेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो घटेगा। ये सारे पॉइंट को दिमाग में रखना है। इस प्रोसेस को, ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस। हेबर प्रोसेस है, इस हेबर प्रोसेस है अमोनिया बनाने का। मैं उसका डायग्राम है किताब में देख लोगे, कोई जरूरत नहीं है डायग्राम का, लेकिन देख लोगे किताब में कैसे बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को पहले एक चेम्बर में डाला जाता है जहां प्रेशर डाला जाता है ज्यादा, वही बोले ना ज्यादा प्रेशर डालते हैं, प्रेशर अगर ज्यादा देंगे तो वो क्या होगा, वो फिर लिक्विड में बदल जाएगा, फिर उस लिक्विड अमोनिया में बदल जाता है, फिर कुछ अमोनिया
लिक्विड में बदल गया, कुछ गैस में रहा, फिर उसको दोबारा कंडेंस किया जाता है, उसके बीच में कैटलिस्ट को ऐड किया जाता है। ये सारे वहां पर किताब में देख लोगे। सो ये अमोनिया का हम लोग समझ में आ गया प्रिपरेशन। ओके, ये अमोनिया का प्रिपरेशन। ये कौन सा मेथड था, ये कौन सा किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट बनता है, तो यहां पर टेम्परेचर देने से प्रोडक्शन घट जाएगा। अब हमारा अब क्या पढ़ेंगे, इसका प्रॉपर्टीज है ना। चलो ओके, अच्छा कुछ मेथड है जो अच्छा केमिकल मेथड हो गया, अमोनियम सॉल्ट से बना दिए। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। चलो ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। प्रॉपर्टीज में आते हैं। देखो प्रॉपर्टीज में वही दो तरह का प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल। तो एमोनिया के मैं पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करता हूं। चलो नंबर 1, ये किस टाइप का गैस है, ये जो है कलरलेस तो है, लेकिन कलरलेस एंड पांजेंट, पंजेंट गैस है। इसके जो ऑर्डर होता है वो पंजेंट ऑर्डर है, कलरलेस एंड पंजेंट गैस होता है इसका। यानी इसको जब मैं सांस लेता हूं तो एक सफोकेटिंग सा फील होता है, मतलब तुमको क्या बोलेंगे, पंजेंट को एक मतलब जैसे ना हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होता है, तो ये गैस अगर छोड़ देंगे तो तुम सांस नहीं ले पाओगे, दैट इज कॉल्ड पंजेंट स्मेल। ओके, और कलरलेस भी होते हैं। ओके, पहला पॉइंट ये गया। दूसरी पॉइंट में आता है इसका, अगर मैं देखता हूं ये जो होता है अमोनिया, ये दोनों केस में हाइड्रोजन, ये सॉलिड भी हो सकता है ना, इट एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट, इन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड। ओके, ये सॉलिड एंड लिक्विड दोनों फेज में एग्जिस्ट करता है। हो गया। अब दोनों फेज में इसका एक बात है, लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होते हैं। यहां पर क्या होता है, दोनों केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है, एच बॉन्ड, एच बॉन्डिंग दोनों केस में देखते हैं। इसीलिए ना अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके बीच में, अमोनिया के बीच में, एक अमोनिया से दूसरे अमोनिया के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो हमने पहले क्लास में बताए थे, इट इज एग्जिस्ट इन बोथ स्टेट। ओके, दूसरी बात है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। अमोनिया जो है वो अच्छा सोल्यूबल होता है वाटर में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, सॉल्युबिलिटी की बात हुआ, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ज्यादा होते हैं, है ना, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और क्योंकि जब जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। इट इज वीकली बेसिक इन नेचर, वीकली बेसिक इन नेचर, यानी वीकली बेसिक होते हैं। अब वीकली बेसिक कैसे पता चलेगा, दिखाते हैं। वीकली बेसिक मतलब हुआ कि जब अमोनिया को हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन है। अब होता क्या है, ये NH4 प्लस एंड OH माइनस, ये OH माइनस देता है। ये OH माइनस के चलते क्या है, ये बेसिक इन नेचर, लेकिन बहुत कम देते हैं। क्या होता है, बहुत कम अमाउंट में OH प्रोड्यूस होता है, यानी ये बहुत मतलब ये जो टूटता है ना NH4 OH माइनस, ये बहुत कम, यानी इसका डिसोसिएशन, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम OH मिलता है, यानी इसका बेसिसिटी कम है। इसका अगर Kb कांस्टेंट देखेंगे तो कम है, तो ये वीक बेस होते हैं, है ना।
ये बात आया समझ में? अब क्या है इसके अंदर, और क्या प्रॉपर्टीज मिल सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में? ये जो है तुम्हारा दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो बता दिए, पंजेंट ऑर्डर भी है ना, पंजेंट स्मेल ऑर्डर है, इतना प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में। चलो अब केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एमोनिया के फिजिकल प्रॉपर्टीज जान गए कि एमोनिया सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में रह सकता है, और दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बनाते हैं, है ना, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ये वाटर में आसानी से घुल जाता है, लेकिन ये घुलने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो सॉल्यूशन बेसिक का नेचर होता है, क्योंकि ये एक वीक बेस है। अब हम लोग आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में, है ना। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को मैं बता देता हूं, जैसे कि रिएक्शन विथ नंबर 1, भाई ये अगर एसिड है, सॉरी ये अगर बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी रिएक्शन विथ बेस, सॉरी एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, क्योंकि ये खुद बेस है तो ये एसिड के साथ रिएक्शन कर सकता है। जैसे अगर एमोनिया गैस फेज में रहेगा तो रिएक्शन तो नहीं करेगा आसानी से, तो एमोनिया को हम लोग पानी में डालते हैं, जैसे पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, NH4OH, एक्वास। यानी एमोनिया की बात होगा तो हमेशा ज्यादातर देखोगे ये एक्वास फेज में ही रिएक्शन करते हैं। तो एमोनियम हाइड्रोक्साइड हुआ क्या, ये यही एमोनिया है, एमोनिया इन एक्वास, ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, NH3AQ, तो यही मतलब वो एमोनिया वाटर में, अब जो वाटर में रहता है तो ये एमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब इसका रिएक्शन होगा जैसे एसिड मतलब HCl ले लिया तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बना देगा और वाटर, एसिड बेस का रिएक्शन है ना, एसिड और बेस, एसिड ये बेस है, तो क्या बनेगा, एसिड बेस रिएक्शन मतलब सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना दिया और बनेगा क्या, वाटर। बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, NH4Cl और इधर H2O, तो ये हुआ। दूसरा है क्या, ये प्रिसिपिटेट कर सकता है, कहां से, कि ये हाइड्रोक्साइड किसी भी मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से मेटल हाइड्रोक्साइड का प्रिसिपिटेट कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरा देख लेते हैं, इसमें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन होता है ना, अच्छा क्या करता है, प्रिसिपिटेट बनाते हैं, ओके। सॉल्यूशन, मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन से ये क्या बनाता है, PPT बनाता है, यानी प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। तो प्रिसिपिटेशन जो रिएक्शन होते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, कुछ प्रिसिपिटेट मतलब सॉलिड फॉर्म में वो क्या होता है, बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है। जैसे कि हम यहां बोल सकते हैं कुछ सॉल्ट सॉल्यूशन ऐसे ले लो, सॉल्ट का जैसे यहां पर एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, ठीक, इसका मैंने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया प्लस, अब मैंने क्या किया, इसमें अब एमोनियम डाल दिए, उसका भी एक्वस फॉर्म में है, तो क्या करेगा, ये जो जिंक सल्फेट था अब वो जिंक हाइड्रोक्साइड में बदल जाएगा। अच्छा ऊपर में दिखा देते हैं, बहुत हो गया छोटा सा, ओके देखो इस रिएक्शन में मैं ऊपर में दिखा रहा हूं, तो ये जिंक सल्फेट है और एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये जिंक और ये OH, तो क्या हो जाएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, है ना। अब ये भाई इसका वैलेंसी 1 है तो इसका 2 है, तो ये हो गया, प्लस सल्फेट है, एमोनिया है तो NH4 है, अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। बैलेंस नहीं कर रहा हूं, बैलेंस तो एकदम बहुत आसान है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, वो बैलेंस हो जाएगा, देख लेना। अब ये है जो है ये व्हाइट कलर का PPT बनता है, व्हाइट कलर का PPT बनता है,
तो यानी किसी भी मेटल सॉल्यूशन से उसको प्रिसिपिटेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म में उसको प्रिसिपिटेट बना दिया। ऐसे ही और भी है एक, जैसे कि मैं बता रहा हूं, इसको लिख लो पहले। ऐसे और भी है एक, जैसे फेरिक क्लोराइड है, तो यहां भी ऐसा होता है FeCl3, फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन ले लो एक्वास प्लस वही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनिया ही है एक्वास फॉर्म में, तो ये बन जाएगा क्या, फेरिक क्लोराइड है और हाइड्रोक्साइड है, तो वही बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहां पर फेरिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हो, या तो फेरिक ऑक्साइड भी बनता है। इसका प्रिसिपिटेट बन गया, और बाकी जो रहा अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ओके, तो ये जो कलर है इसका कलर क्या था, ब्राउन कलर का है ना, ब्राउन का पीपीटी बन गया, बने ना ब्राउन कलर का। ये देखो जो डाउन हेडेड है ना, डाउन हेडेड एरो, इसका मतलब है कि ये जो है सॉलिड फॉर्म में नीचे नीचे डिपोजिट हो जाता है, तो ये बन गया ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट, ब्राउन कलर का प्रिसिपिटेट। तो प्रिसिपिटेट करने में, तो यानी अमोनिया जो है वो किसी भी सॉल्ट से उसको प्रिसिपिटेट कर देता है हाइड्रोक्साइड फॉर्म में, तो एक रिएक्शन हुआ। और है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी बनाता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखो, अमोनिया जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, तो थर्ड रिएक्शन तो ऐसे है, इट फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। इट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ मेटल आयन, मेटल आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कॉपर जो होते हैं +2, अब जो है इसका कलर जो है देखोगे ब्लू होते हैं, लाइट ब्लू, हल्का सा ब्लू होते हैं। अब इसी को हम लोग जब एमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है डीप ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। कैसा होता है, डीप ब्लू। ये डीप ब्लू कलर हो गया। ये डीप ब्लू कलर में बन, लाइट ब्लू से डीप ब्लू, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, कॉम्प्लेक्सेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स जब बनाते हैं तो डीप ब्लू कलर में बदलता है। अब बात है कैसे होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन को मैंने पहले ही बोला था कि नाइट्रोजन जो है बेस है। बेस क्यों है और किस टाइप का बेस है, नाइट्रोजन जो है ये NH3, अगर मैं यहां देखता हूं तो इसके बारे में देखूंगा कि भाई नाइट्रोजन जो है इस तरह का है, यहां पर एक लोन पेयर होता है। इस शेप को हम लोग पहले भी पढ़े हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप हो, इस नाइट्रोजन का अगर हाइब्रिडेशन देखेंगे तो भाई ये होगा sp3। कैसे होगा, ये 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, तो 4 हुआ sp3। अब जो है ये लोन पेयर जो रहता है, ये लोन पेयर को नाइट्रोजन किसी को आराम से दे सकता है जो लेने में काबिल हो, जो लेना चाहता है, तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर उसको दे देता है, और देने के बाद ये बन जाता है NH4। सिर्फ इसी को नहीं, जो ले सकता है उसी को दे सकता है। जो लोन पेयर देता है उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस। लुईस बेस, तो ये जो है एक लुईस बेस का काम करता है नाइट्रोजन। यहां वही क्या, ये कॉपर जो है, कॉपर को क्या किया, 4 नाइट्रोजन मिलके कॉपर को क्या किया, ये कॉपर जो +2 है इसको 4 नाइट्रोजन एमोनिया के अपना अपना लोन पेयर, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है क्योंकि प्लस है, तो चारों नाइट्रोजन एमोनिया का अपना लोन पेयर दे दिया और एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बना लिया। लास्ट, तो ये है कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसीलिए इसका कलर जो है ब्लू होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। कॉपर का एमोनिया के साथ रिएक्शन कराते तो कॉपर का जो हल्का सा ब्लू कलर है वो बदल जाता है डीप ब्लू कलर में, यानी ये कॉम्प्लेक्स बनाया।
ठीक है, और बाकी कुछ अगर छोटी मोटी बात बचे हैं तो नेक्स्ट क्लास में इसको कवर कर देंगे। थैंक यू सर।